नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट को बनाने में और काफ़ी समय लगा है। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद में एक लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट्स भी ज़रूर कर दें। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये आपका टॉपिक है उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से लेकर उत्तराखंड के प्राचीन काल तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। हालांकि सभी प्रश्नों को मैं इसमें समाहित नहीं कर पाया हूँ, फिर भी मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्न यहाँ पर लिए हैं जो कि कुल 50 प्रश्न होंगे इस टेस्ट में और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक टेस्ट में हम सभी क्वेश्चंस को नहीं ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और वैसे तो हमने जब अपनी पेड क्लास में पढ़ाया है तो वहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ाया है, बहुत सारा पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी समय भी कम रहता है और आप भी थोड़ा बोरिंग से हो जाते हैं। अगर मैं यही 200 क्वेश्चन की सीरीज बना दूँ आपके इस टेस्ट की तो आप थोड़े बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने। तो एक बार अपना प्यार ज़रूर दें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत समय मैंने लगाया है। लगातार छात्रों की मांग आ रही थी कि सर इतिहास के ऊपर वीडियो बनाइएगा, और मैं वादा करता हूँ या उम्मीद जताता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अगर मैं एग्ज़ाम उठा के देख ले तो वहाँ पर इतिहास ही अधिकांश इतिहास के क्वेश्चन डीप मालूम किए जाते हैं, चाहे वो आपके अजय रावत की बुक से लें या घनश्याम जोशी जी की बुक से लें या अदर बुक से लें, लेकिन उत्तराखंड का हिस्ट्री या इतिहास टफ मालूम किया जा रहा है। इसलिए हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी रखे हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो को देखने के बाद में कि आपको कैसी वीडियो लगी। और उसके बाद में अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो इस वीडियो का हम टेस्ट लेंगे। आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड और यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है। और जो भी हमारा प्यारा छोटा भाई या बहन अगर हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिएगा बढ़ते हैं या शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल से लेकर प्राचीन काल तक का टेस्ट। कुल प्रश्नों की संख्या होने वाली है 50। साथ ही साथ जो अन्य फैक्ट आपको बताऊंगा उन्हें आप नोट करते चलें। प्रश्न नंबर 1 है, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति को मुंड कहा गया है? तो अगर हम बात करें कि पुरा साहित्यिक जो ग्रंथ है उसमें किसे मुंड कहा गया, तो आपके कोल प्रजाति को मुंड कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं कोल की अन्य बात कर लूँ तो मुंड के साथ साथ कोल को स्थवर भी कहा जाता है। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम प्रजाति आ जाती है आपकी कोल। यहाँ पर प्रजाति की बात कर रहा हूँ, अगर उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति आएगी तब आएगा भोटिया, लेकिन प्रजाति अगर मालूम पड़ेगा तो आएगा कोल। अगर मैं कोलों के बारे में अन्य बातें करूँ तो लिंग पूजा और नाग पूजा का उल्लेख मिलता है इन कोल वंश के समय में, कोल जो प्रजाति थी इसके समय में। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत युद्ध में किस प्रजाति ने कौरव सेना की तरफ से भाग लिया था? तो महाभारत का आपको पता होगा कौरवों और पांडवों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो आपकी उत्तराखंड में प्रजाति थी तो वह थी आपकी खस प्रजाति, यानी कि सी ऑप्शन सही है। खसों ने आपका भाग लिया था महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से। अगर मैं खसों की अन्य बात कर लूँ तो मैंने जब आपको खस पढ़ाए होंगे तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो यहाँ की प्रथाएं थी। तो यहाँ जैसे आपने एक झटेला प्रथा थी खसों में, एक टिकुआ प्रथा थी और एक देवदासी प्रथा थी। 3 प्रथाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि झटेला प्रथा क्या है कि अगर कोई महिला है, उसका पति मर गया या उसकी डेथ हो गई और उस महिला ने किसी दूसरे पति से या दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया तो उस महिला का पहले पति से उत्पन्न पुत्र झटेला कहलाता था। उसके अंदर टिकुआ प्रथा थी। एक टिकुआ प्रथा क्या थी कि जो खस प्रजाति के व्यक्ति हैं वह खस प्रजाति की जो महिलाएं हैं
तो वे किसी भी पुरुष को अपने साथ रख सकती हैं, ऐसा उल्लेख मिला है आपके टिकवा प्रथा में। और एक थी देवदासी प्रथा। इसके अनुसार जो खस प्रजाति हैं, इनके यहाँ जो सबसे ज्येष्ठ पुत्री यानी कि जो सबसे पहली पुत्री जन्म लेती है तो उसे मंदिर में दान कर देते थे। तो ये 3 प्रथाएं थी जो कि एग्जाम में भी आ रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड किस प्रजाति में झटेला प्रथा का प्रचलन है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, खस प्रजाति में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष खस प्रजाति को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया? तो वर्ष 1885 में खस प्रजाति को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था और 1885 में ही आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। बहुत बड़ा है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक दिन उसी के ऊपर वीडियो बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड का हमें जो प्रथम उल्लेख मिला है वह आपके ऋग्वेद में मिला है। और अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है उत्तराखंड को, तो देवभूमि और मनीषियों की भूमि के नाम से जाना गया है आपके ऋग्वेद में उत्तराखंड को। अगर आप चाहते हैं इन टेस्टों की PDF लेना तो मात्र 25 रुपये में आप 25 PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड इतिहास के किस भाग को पौराणिक काल कहा जाता है? तो आपके उत्तराखंड के आधे ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल कहा गया है, क्योंकि मैं बात कर लूँ कि उत्तराखंड के जो अर्ध ऐतिहासिक काल है इसकी अधिकांश समय जानकारी जो आपके पौराणिक ग्रंथ हुए हैं उन्हीं से मिलती है और इसी कारण आपके अर्ध ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केदार खंड ग्रंथ के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र की चौड़ाई कितनी थी? तो जैसे केदार खंड भी ग्रंथ है, मानस खंड भी ग्रंथ है और यही प्राचीन नाम है आपके गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के भी। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो केदार खंड के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र की चौड़ाई थी आपकी 30 योजन और अगर मैं लंबाई की बात कर लूँ तो लंबाई थी 50 योजन। दोनों मैंने आपको बता दिया, चौड़ाई 30 योजन और लंबाई 50 योजन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्वारखिया गुफा किस नदी में स्थित है? तो अच्छा क्वेश्चन है। ग्वारखिया गुफा की बात करें तो आपका अलकनंदा नदी में ये आ जाती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि इस गुफा का नाम ग्वारखिया क्यों रखा गया। वास्तव में यहाँ पे कोई गुफा नहीं है, सिर्फ 2 बड़े बड़े आपके सुनहरे कलर के 2 पत्थर बताए गए हैं। और क्या जानकारी मिलती है, उस जगह के जो व्यक्ति हैं उन्होंने बताया है कि कभी जिस समय उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन था, तो जैसे ऐसा समझे गोरखाओं की बहुत सारी टुकड़ियाँ बटी हुई थी अलग अलग तरह से, तो इनका काम था गांव में जाकर लूटपाट करना। तो ये क्या काम करते थे, जैसे किसी गांव में हीरा या सोना जवाहरात लूट के लाए, तो ये मान लो इस टुकड़ी ने लूटा तो ये यहाँ पर लाके उस खजाने को दबा दिया। उसके बाद में क्या काम करते थे, कुछ इस प्रकार से आकृति बना देते थे कि जिससे अगर ये वाली सेना या ये वाली इनकी टुकड़ी इस खजाने को ढूंढने में आए तो उन्हें इन चित्रों से जानकारी मिल जाए और बाद में आगे चल के यही कहलाई ग्वारखिया गुफा। और इस क्योंकि ये चित्र वही वाले चित्र थे जो इन्होंने बनाए थे, ये एक सिर्फ कहानी के रूप में आपको सुनने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किस स्थान पर शैल चित्रों को नीले रंग से सजाया गया है? तो आपके हुडली में जो शैल चित्र मिले हैं उन्हें नीले रंग से सजाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामगंगा घाटी के पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की? तो आपके यशोधर मठपाल ने रामगंगा घाटी जो कि आपकी अल्मोड़ा से मिली है वहाँ से पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। या क्वेश्चन नंबर 11 है, रामगंगा घाटी में कितने प्रकार के शवाधान मिले? तो आपके रामगंगा घाटी में 2 प्रकार के शवाधान मिले, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1956 में मलारी ग्राम के शवाधानों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपके डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल जी ने मलारी गांव में शवाधानों की खोज की थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे 3 बार खोज हो चुकी है आपके मलारी गांव की। क्वेश्चन नंबर 13 है, मलारी गांव से किस वर्ष 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा मिला? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 2001, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ से 5.2 kg का मुखौटा मिला था जब वर्ष 2001 में यहाँ खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिमी रामगंगा घाटी किस जनपद में है? तो आपका अल्मोड़ा में स्थित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, किस स्थान के शैल चित्रों में मनुष्य को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है? तो आपके लबेथाप में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं है। जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ा रखा है, आप अपनी नोटबुक उठाइएगा, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है सारे क्वेश्चन वहाँ से हैं। अब मैं इसीलिए मैंने इन्हें दिया है, मैंने आपको बताया था 4 दिन पहले से ही कि आप इस यहाँ से यहाँ तक मैं टेस्ट लूँगा, आप अच्छे से याद कर लें। और उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया आपने रट लिया होगा, वहीं से टेस्ट है, और तो कम से कम 50 में से आपके 45 मार्क्स तो आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। रघुवंशम में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो रघुवंशम जो कि कालिदास जी की एक कृति है, तो उसमें गौरी गुरु के नाम से जाना गया गढ़वाल क्षेत्र को, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिव प्रसाद डबराल ने के द्वारा सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार सर्वप्रथम गढ़वाल या गढ़वाल शब्द का प्रयोग मोलाराम जी के द्वारा वर्ष 1815 में किया गया था, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलग अलग मत है, कुछ के अनुसार आपके जो सबसे प्रमाणित माना गया है कि जो आपके 37वें राजा थे पवार वंश के अजयपाल जी, उन्होंने जितने भी बामनगढ़ थे उन सभी बामनगढ़ों को जीतकर एक अखंड गढ़वाल की स्थापना की थी। और कुछ के अनुसार कवि भूषण की कृतियों में मिलता, तो अलग अलग मत है। लेकिन अगर शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार मालूम करें तो आपका मोराराम जी का आंसर लगाना है। मोराराम जी की बात करें तो एक क्वेश्चन बड़ा फेमस और एग्जाम में भी आया है, लेकिन अगर आपने अभी नहीं सुना तो सुन ले कि इनके जो वंशज थे वो सुनार थे। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लगेगा अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो। क्वेश्चन नंबर 18 है, कड़वाश्रम में कब मेला लगता है? तो कड़वाश्रम में आपके वसंत पंचमी को मेला लगता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कड़वाश्रम की बात कर लो तो ये एक प्राचीन समय में एक उच्च विश्वविद्यालय होता था और कई हजार यहाँ पर शिक्षक भी थे। और ऋषि कर्णव ऋषि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसका नाम कड़वाश्रम पड़ा। वर्तमान में चोखा घाट इसका नाम है। और अगर मैं और बात कर लूँ तो राजा भरत का जन्म यहीं पर हुआ था, और हस्तिनापुर राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग यहीं हुआ था। और आपके कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम को इसी कड़वाश्रम में लिखा था। और अन्य अगर हम बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय कम है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भगवान विष्णु जी का कूर्मा अवतार किस क्रम का था? तो मैंने पढ़ाया था आपको। तो भगवान विष्णु जी ने आपके एक अवतार लिया था जो कि दूसरा अवतार था, और इसके कारण ही कहा जाता है कि इन्होंने जब ये अब कांडदेव पर्वत या क्रांतेश्वर पर्वत है चंपावत में, तो वहाँ पर इन्होंने अवतार लिया था। उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर 3 वर्ष तक तपस्या की, तो इनके जो चरण थे तो वे उनकी आकृति वहीं पर छप गई थी, यानी कूर्मांचल, आंचल मतलब पैर, तो वहाँ पर उनके पैरों की आकृति बन गई। धीरे धीरे नाम उस पर्वत का कूर्मांचल पड़ा। उसके बाद उस क्षेत्र को ही कूर्मांचल कहा जाने लगा। फिर आगे चल के कुमू पड़ा और धीरे धीरे वही कुमू कुमाऊं के रूप में परिवर्तित हो गए। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कड़वाश्रम किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका कड़वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टडीज इन स्कंद पुराण भाग 1 के लेखक कौन है? तो A.B.L. अवस्थी जी की एक कृति है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार की पुस्तकें आ जाती हैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्मोड़ा के किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा स्थित जाखन देवी मंदिर से आपके यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अगर नागों की पुष्टि हम कर ले तो पिथौरागढ़ के बेनीनाग या वेरीनाग मंदिर से। वैसे और अन्य भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित नाग मंदिर माना गया है वह पिथौरागढ़ का वेरीनाग या बेनीनाग मंदिर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो अगर मैं अशोक की बात कर लूँ तो अशोक महान आपके मौर्य वंश के राजा हुए हैं, और जिन्होंने भारत में सबसे पहले शिलालेख लगाने का प्रचलन किया था। और उसी में से उन्हीं शिलालेखों में से एक शिलालेख आपके अशोक जी का उत्तराखंड से भी मिला है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो अशोक के शिलालेख थे उन्हें सबसे पहले किसने खोजा? तो खोजा था आपके 1750 में पी पैंथिलर ने, यानी कि बी ऑप्शन सही है।
लेकिन अगर मालूम कर लेता कि सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, तो वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक महान जी के आपके शिलालेखों को पढ़ा था। शिलालेख की मैं बात कर लूँ तो एपिग्राफी में इसका अध्ययन किया जाता है। और अशोक जी ने ये शिलालेखों की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो ईरानी राजा दारा प्रथम से इन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालसी शिलालेख की खोज किसने की? तो ये एक शिलालेख है कालसी शिलालेख जो कि अशोक जी का है और ये उत्तराखंड में मिला है। तो एम फोस्टर जी के द्वारा कालसी शिलालेख की खोज 1860 में की गई थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालसी शिलालेख की भाषा क्या है? तो कालसी शिलालेख की जो आपकी भाषा थी वह पाली भाषा थी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, कालसी शिलालेख अशोक का कौन सा अभिलेख है? तो कालसी शिलालेख अशोक का 4वां अभिलेख है। अगर मैं अन्य बात कर लूँ कालसी शिलालेख की, तो कालसी वास्तव में एक स्थान है, देहरादून में कालसी स्थान है और उसी जगह पर ये शिलालेख मिला है जो कि यमुना और टोंस के तट पे मिला है। और अगर मैं इसकी और बात कर लूँ तो कालसी शिलालेख में यहाँ के जो निवासी थे, यानी कि जिस जगह पर कालसी शिलालेख था उस क्षेत्र के निवासियों को पुलिंद कहा गया है और उस क्षेत्र को अपरांत के नाम से जाना गया है। अगर मैं अन्य बात कर लूँ तो इस कालसी शिलालेख में अशोक जी ने लिखवाया था कि मैंने इस क्षेत्र के मनुष्य और मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था की है। और साथ ही साथ कालसी शिलालेख में इन्होंने हिंसा छोड़ अहिंसा को अपनाने का आग्रह किया था सभी व्यक्तियों से। तो इम्पोर्टेंट है कालसी शिलालेख, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेखों में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेखों में कुल 12 राजाओं का वर्णन मिलता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं अन्य बात कर लूँ तो आपके यादवों की या जो यादव राजा हुए हैं या योद्धे राजा, उनकी जानकारी हमें राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से ही मिलती है। और इनकी इस अभिलेख के अनुसार यमुना के तलहटी क्षेत्र में यादव या योद्धे वंश के राजा निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमोघभूति के सिक्कों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अमोघभूति की मैं बात कर लूँ तो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है और इसके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें आपका ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं अन्य बात कर लूँ कि अमोघभूति के जो सिक्के थे वे किस धातु के थे, तो अमोघभूति के सिक्के आपके चांदी और आपका तांबा, सिल्वर और आप कॉपर के मिक्स सिक्के, अलग अलग प्रकार के सिक्के मिले, चांदी के भी और आपके तांबे के भी। और अगर मैं चित्र की बात कर लूँ तो नारी और मृग और चक्र नाग इस प्रकार से चित्र अंकित हुए थे इसके सिक्कों पर। और वैसे 3 प्रकार के सिक्के मिले कुलिंद राजवंश में, उन्हें हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्तमान में अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहाँ स्थित हैं? तो अगर फिर से एक बार अच्छे से देख लें, पहले एक बार अच्छे समझ लें, जो आपके कुलिंद वंश में मुद्राएं मिली है वह 3 प्रकार की मिली है। नंबर 1 अमोघभूति मुद्राएं जो कि राजा अमोघभूति के समय में मिली है। नंबर 2 अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो कि सिर्फ अल्मोड़ा से मिली है। और नंबर 3 छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, इन्हें अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि एक राजा छत्रेश्वर हुए हैं, उनके समय की ये मुद्राएं हैं और कुछ अलग अलग कहानी है। तो कुल 3 प्रकार की मुद्राएं आपके अल्मोड़ा और आपकी अमोघभूति और तीसरा छत्रेश्वर मिली हैं। अगर मैं बात करूँ अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं के, तो अल्मोड़ा प्रकार की कुल अभी तक 54 मुद्राएं मिल चुकी हैं। उन 54 मुद्राओं में से मात्र अभी 4 मुद्राएं जो सुरक्षित हैं ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है, यानी कि प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना रहती है साथियों इस प्रकार के प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुलिंदों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुलिंदों का सबसे शक्तिशाली राजा आपका अमोघभूति जी हुए हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो बड़ा कन्फ्यूजन है, अगर शून्य की खोज आएगी तो आपको आर्यभट्ट लगाना है, यानी कि ए ऑप्शन।
लेकिन अगर शून्यवाद का सिद्धांत मालूम कर ले तो आपको नागार्जुन लगाना है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये आपके नागार्जुन जी, कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, राजा कनिष्क के दरबार में ही नागार्जुन जी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुषाण काल में कुल कितने राजा हुए? तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बीच में जीके कहाँ से पढ़ाने लगा, तो साथियों जीके नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में कुषाणों के अधिपत्य का और आपके हर्षवर्धन के अधिपत्य का, इन सब का उल्लेख मिला है। इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट मानते हुए ये चीज़ भी पढ़ा दी थी अपने पेड क्लास वाले छात्रों को, मैंने पढ़ा दिया था पूरा कुषाण वंश और हर्षवर्धन वंश, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कुषाण वंश में कुल राजा का उल्लेख मिला है आपके 9 राजाओं का उल्लेख, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजा कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो राजा कनिष्क की हम बात कर लें तो राजा कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर पहली राजधानी की बात कर लें तो पुरुषपुर को इन्होंने पहली राजधानी बनाया था और मथुरा को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया था। और कनिष्क जी की हम बात कर लें तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क हुए हैं, और कनिष्क ने ही आपका सिल्क मार्ग बनवाया था चाइना से या चीन से व्यापार करने के लिए। और कनिष्क के दरबार में ही आपके चरक जी भी रहते थे, और आपके अश्वघोष जी जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी, और बुद्ध चरित्र को ही बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, तो ये सारे इन्हीं के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, कुषाणों को उत्तराखंड से भगाने का श्रेय किसे जाता है? तो कुषाणों को उत्तराखंड से भगाने का श्रेय योद्धे को गया है, यानी कि योद्धे शासकों को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इनकी जानकारी मैं बता चुका हूँ, रानी ईश्वरा के अभिलेख से मिली है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाग वंश की जानकारी हमें किस त्रिशूल लेख से मिलती है? तो नाग वंश की हमें जानकारी मिलेगी गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, जो कि सबसे प्रमुख नाग वंश से संबंधित त्रिशूल लेख माना गया है, और इसी से इनकी जानकारी मिलती है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग ने हरिद्वार का क्षेत्र कितना बताया? तो राजा हर्षवर्धन के समय में यात्रा पर आए थे ह्वेनसांग जी, जिनका मूल नाम था युआन चांग, और यिंतु सुंग एक व्यक्ति थे चीन के, उनके दरबार में रहते थे और उनके राजदूत बनकर भारत में आए थे। तो इन्होंने हरिद्वार का क्षेत्र बताया। अगर हम बात करें हरिद्वार का क्षेत्र की अगर बात करें तो इन्होंने 20 ली बताया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगर ली की बात करें तो एक प्रकार से चीनी भाषा की है या चीन की कोई माप होगी, तो इनके अनुसार हरिद्वार का क्षेत्र 20 ली था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में कुंभ मेलों का आयोजन किसने किया? तो भारत में जो कुंभ मेले आपके, जिसमें कि हरिद्वार में भी लगता है और आपका नासिक में लगता है और आपका उज्जैन में और आपका प्रयागराज में, तो ये सभी कुंभ मेले लगवाने का श्रेय राजा हर्षवर्धन जी को गया है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हर्षवर्धन जी की हम बात कर लें तो इन्होंने भी या इनके समय में भी आपका उत्तराखंड में आधिपत्य था इनका, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उत्तराखंड आपका अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिनमें 3 कुछ बड़े राज्य आए थे, जैसे आपका ब्रह्मपुर राज्य मैंने आपको पढ़ाया था, और गोबिशाण भी आपका निकल कर आया था, और इनमें भी सबसे बड़ा जो था वह ब्रह्मपुर था। उसके बाद जब ब्रह्मपुर राज्य खत्म हो जाता है तो उत्तराखंड छोटे छोटे कबीलों में पुनः बढ़ गया था, और जिसके बाद धीरे धीरे आपका नए नए वंश निकल के आते हैं, तो वो मैं आपको सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, शत्रुघ्न राज्य के मध्य में कौन सी नदी बहती थी? शत्रुघ्न राज्य के जो मध्य में नदी बहती थी तो उसका नाम था आपका यमुना, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं बात कर लूँ कि सबसे पश्चिम में, तो गंगा नदी मैंने आपको पढ़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अल्मोड़ा स्थित तालेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा का है? तो अल्मोड़ा में जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिला है वह संस्कृत भाषा का है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इससे हमें जानकारी मिल जाती है कुलिंद राजवंश के बारे में, पौरव राजवंश के बारे में हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। पौरव राजवंश की कहा जाता है कि हाँ, तालेश्वर एक प्रकार का एक गांव है जो कि कुमाऊं गढ़वाल सीमा पर स्थित है, और इस तालेश्वर गांव के कुछ व्यक्ति जब हल चला रहे थे तो उन्हें कुछ शिलालेख या कुछ ताम्रपत्र मिले, उन्होंने उसे जाकर जब लखनऊ संग्रहालय में उसको चेक कराया तो उससे जानकारी मिली कि किसी समय में इस क्षेत्र पर पौरव राजवंश का या पौरव राजाओं का शासनकाल था।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, पौरव शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो पौरव शासनकाल में सेना प्रमुख को बलाध्यक्ष कहा गया है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए थे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इन्हें लिख लिया, जो आप रिवीजन कर लें। तो जैसे अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम मंत्री परिषद व्यवस्था, जैसे आपने मौर्य वंश में पढ़ी होगी या मुगल काल में भी आप देखते हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड में मंत्री परिषद की जो व्यवस्था की थी वह पौरव राजवंश में हुई थी। और किस प्रकार से था? जो सबसे उच्च पद माना गया था, वैसे सबसे बड़ा पद या सबसे उच्च राजा को माना गया था पौरव राजवंश में, लेकिन मंत्री परिषद की अगर हम बात कर ले तो वहाँ अमात्य का पद सबसे बड़ा था जो कि प्रधानमंत्री था, फिर कुमारात्य था जो कि प्रधानमंत्री का सहायक, बलाध्यक्ष जो कि सेना का प्रमुख होता था। और सेना भी 3 प्रकार से बटी हुई थी इस समय, जैसे गज सेना थी, अश्व सेना थी और पैदल सेना थी। गज सेना का सेनानायक गजपति था, अश्व सेना का सेनानायक अश्वपति था और पैदल सेनानायक का सेनापति जैनपति था। लेकिन इन तीनों सेनाओं का प्रमुख सेना प्रमुख जो था उसे बलाध्यक्ष कहा गया था। इसी प्रकार से जो संधि करवाने वाला था, जैसे कि किन्हीं राज्यों में युद्ध हुआ या पौरव राजवंश का किससे युद्ध हुआ तो उसका अंदर संधि करवाता था वह संधि विग्राहक था। उसके बाद में इसी प्रकार से कोटाधिकरण था, क्योंकि पौरव राजवंश में जो राजा होता था उसके रहने का स्थान कोट था, तो उस कोट की रक्षा करने की जिम्मेदारी कोटाधिकरण को थी। इसी प्रकार से राज 2 बारीक एक पद था जिसका कार्य था कि राज्य में अगर कोई व्यक्ति आने वाला आया है तो उसकी देख रेख की जिम्मेदारी राज 2 बारीक की होती थी। दंडपारिक था, यानी कि जो पुलिस अधिकारी था पौरव शासनकाल में उसे दंडपारिक कहा गया। उसी प्रकार से एक भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी, यानी कि जो भूमि कर वसूलता था उसे भागिक कहा गया था। और अगर हम और बात करें जो अन्य कुछ पद मिलते हैं तो उसमें जैसे आपका शुभकारपति एक पद मिला है जिसका कार्य था राज्य में या राजा के, शुभकारपति का कार्य था जो राजा होता था उस राजा के भोजनालय के उसकी भोजन की व्यवस्था करना। उसी प्रकार से कार्गिक पद मिला है, तो कार्गिक का कार्य था कि राजाओं की जो प्रथाएं थी या राजा ने कोई नियम निकाला तो उन्हें उनके लक्ष्य तक या गंतव्य तक पहुंचाना। उसी के बाद में एक प्रकार से कायस्थ मिलता है, एक कायस्थ या द्विवीरपति, तो इसका कार्य था आय तथा भूमि से संबंधित सभी सूचनाओं का आंकड़ा रखना। उसी प्रकार से कुलचारिक था, कुलचारिक का कार्य था जो अन्य कर होते थे उन सब की देखभाल करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं, तो इन्हें आप जरूर नोट कर ले मेरे एडवाइस से। अगर सुन नहीं पाए तो वापस वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप सुने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका पौरव वंश का संस्थापक विष्णु बर्मन फर्स्ट था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम कुल बात करें तो 5 राजाओं को उल्लेख मिलता है, जैसे विष्णु बर्मन फर्स्ट हुआ, अग्नि बर्मन हुआ, वृषभ बर्मन हुआ, धोती बर्मन हुआ, विष्णु बर्मन सेकंड हुआ। तो सबसे पहला आपका था विष्णु बर्मन फर्स्ट, सबसे अंतिम था विष्णु बर्मन सेकंड, सबसे शक्तिशाली था धोती बर्मन। तो इन तीनों को नोट कर लें। और आपका धोती बर्मन और विष्णु बर्मन सेकंड, इन्हीं की जानकारी मुख्य रूप से हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिली है या अन्य ताम्रपत्रों से मिली है। क्वेश्चन 42 है, पौरव शासनकाल में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो पौरव शासनकाल में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की भूमि इस समय मिली थी देखने को। एक थी केदार भूमि जो एक प्रकार से सिंचाई भूमि मानी गई थी, और एक थी आपकी सारी भूमि, ये एक प्रकार से असिंचित भूमि थी जिस पर खेती या अन्य चीज़ों का खेती वगैरह नहीं होती थी। तो फिलहाल इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कार्तिकेयपुर राजवंश की सीमा का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजवंश है, और इसके मैं अगर सीमाओं की बात कर लूँ कार्तिकेयपुर राजवंश की, तो इसकी सीमा आपके उत्तर की अगर हम बात कर लें तो उत्तर में आपकी तिब्बत तक मिली है। पूर्व में अगर मैं बात कर लूँ तो गंडकी नदी तक है, और पश्चिम में मैं बात कर लूँ तो सतलज नदी तक है, और दक्षिण में मैं बात कर लूँ तो कठेर यानी कि रुहेलखंड तक इसकी सीमा का विस्तार था। तो क्वेश्चन में दक्षिण मालूम किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कठेर, या अगर रुहेलखंड आएगा तब भी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है,
लक्ष्मीकांत जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा कहाँ के निवासी थे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में अलग अलग मत हैं, उन्हीं में से एक मत है लक्ष्मीकांत जोशी जी का, जिनके अनुसार ये अयोध्या से थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा क्या थी। तो कार्तिकेयपुर राजाओं की अगर हम लोक भाषा की बात कर लें तो लोक भाषा इनकी पाली थी, यानी कि बी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है। अगर राजभाषा की बात करूँ तो राजभाषा इनकी संस्कृत थी। तो किसी प्रकार से आ जाए, दोनों आपको बता दी है, लोक भाषा पाली और राजभाषा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का अंतिम राजा कौन था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट टाइम उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस प्रकार से आया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश के जो तृतीय परिवार था कुल 3 परिवार हुए हैं, तो तृतीय परिवार का अंतिम राजा कौन था। तो सुभिक्ष राज जी थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में प्रथम परिवार के अंतिम राजा को मालूम किया है। तो प्रथम परिवार का जो अंतिम राजा था वह त्रिभुवन राज था, यानी कि हमारा आंसर होगा सी बिल्कुल सही। अगर मैं त्रिभुवन राज जी के बारे में बात कर लूँ तो इनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने आपके बसंत देव की तरह, बसंत देव आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रथम परिवार था उसके संस्थापक थे बसंत देव। तो बसंत देव ने एक उपाधि ली थी परम भद्वारक महाराज धीराज परमेश्वर, और यही उपाधि आपके त्रिभुवन राज जी के द्वारा भी ली गई थी। उसके बाद में अगर त्रिभुवन राज जी की बात करें तो व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ ये भी उल्लेख मिलता है कि ये अंतिम राजा थे आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार के। इसके बाद में दूसरा परिवार आता है कार्तिकेयपुर राजवंश में, जहाँ निम्बरदेव जी उसकी स्थापना कर देते हैं, तो वो हमने सब पढ़ चुके हैं। फिलहाल ये टेस्ट है तो टेस्ट की तरह से लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा के सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ तो कार्तिकेयपुर राजवंश के, तो यहाँ फिलहाल ऑप्शन नहीं है, ललित सुरदेव या इस वंश का एक राजा हुआ है ललित सुरदेव, उसके सबसे अधिक आपको ताम्रपत्र देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आप आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप लिख लें नोटबुक में अपनी, ललित सुरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ई लिख लें, यहाँ पे ई करके ऑप्शन बना लें या खुद से लिख लें या याद रख लें। तो ललित सुरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश में। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य में मंत्री परिषद की नींव सर्वप्रथम किस वंश के समय रखी गई। तो राज्य में जो मंत्री परिषद की नींव रखी गई थी वह मैं आपको बता चुका हूँ, पौरव राजवंश के समय सबसे पहले रखी गई थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोखरी वंश का संस्थापक कौन था। तो मोखरी वंश का जो आपका संस्थापक था वह हरिवर्मा थे, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं सबसे अंतिम की बात कर लूँ तो गृहवर्मा सबसे अंतिम राजा मोखरी वंश के माने गए हैं। तो प्रथम हरिवर्मा और अंतिम आपके गृहवर्मा। और हमारा आज का क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, टिहरी स्थित वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठ गुफा भी आ जाए या वशिष्ठ आश्रम भी आ जाए, किस पट्टी पर स्थित है। तो आपका एक पट्टी है हिमियाड़ पट्टी, तो इस हिमियाड़ पट्टी पर स्थित है वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये थी एक मेहनत आपके लिए, और कैसी आप देखो कुछ भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपको, इतनी मेहनत करने के बाद में सिर्फ इतना सा कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। और अगली बार भी मैं एक धमाकेदार वीडियो इसी प्रकार से लाऊंगा। आप थोड़ा सुझाव भी दें किस टॉपिक की लाऊं, या पुनः जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टॉपिक के उनकी फिर से एक वीडियो ला के रखूँ, या उत्तराखंड के भूगोल की बनाऊँ, या कैसे बनाऊँ, एक थोड़ा मिक्स जो बढ़िया करके हो। लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे, तभी मुझे अच्छा फील होगा। तो अपने परिवार केदारनाथ क्लासेस को बढ़ाएं। जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको डेली लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। और जैसे आज मैंने वीडियो गिरी है कि ट्रैफिक पुलिस में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो जल्दी आपके लगभग 312 पदों पर आएगी वैकेंसी। सिलेबस आपका नॉर्मल रहेगा। अगर एसआई की बात करें तो वहाँ पर आपका रीजनिंग और मैथ थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कांस्टेबल की बात करें तो वहाँ पर आपका हिंदी, उत्तराखंड और जीके
रहने वाला है, रीजनिंग नॉर्मल रहेगी, तो इसलिए उत्तराखंड हम पढ़ा रहे हैं और जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और साथ ही साथ 746 जो वैकेंसी है उसका तो तैयारी चल ही रही है, और क्या पता उसका एग्ज़ाम कब हो जाए, जल्दी भी हो जाए या सितंबर में, वैसे टेंटेटिव डेट है, लेकिन अगर उन्होंने सितंबर में एग्ज़ाम करा दिया तो हम कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बोल रखा है कि हम सितंबर में करा सकते हैं। इसलिए आप तैयारी को बढ़ाएं। अगर आप अभी तक 3 घंटे पढ़ लेते हो तो आप कम से कम 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दें। टॉपिक बनाएं, टॉपिक को क्लियर करें और साथियों में डिस्कस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दें, टेलीग्राम पर हमारे जुड़ जाए। व्हाट्सअप का लिंक मैंने दे रखा है, पर्सनल नंबर दे रखा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो या आपको टारगेट बैच जो कि हम जल्द ही चलाने वाले हैं मिशन 746 के लिए, उसमें एकदम से सारा कुछ हो जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लें, जानकारी ले लें और अच्छे से पढ़ें, बढ़िया करके पढ़ें और अपना सपनों को पूरा करें, अपना सिलेक्शन करके दिखाएं, अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों की, भाई बहन सबकी उम्मीद को बनाएं। और एक बार जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद देखना कितनी खुशी होती है ज़िंदगी में, एक बार जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।